में खत्म हो गया सर। हाँ जी बेटा, हाँ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया। थर्मोडायनेमिक उतना ही एक्चुअली था। बेटा ये सब कुछ ही थर्मोडायनेमिक्स में है। अभी हम इसमें भी एंट्रोपी की कैलकुलेशन करेंगे, इसमें भी हम देखेंगे कैसे कैसे फॉर्मूलाज आते हैं, कैसे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज होती है। चल ये थर्मोडायनेमिक्स तो कंप्लीट चलेगा, मैं एक्चुअली सब कुछ ही थर्मोडायनेमिक्स में लेके चलता हूँ ये चीजें। पावर प्लांट भी थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा मानता हूँ, रेफ्रिजरेटर भी, इसके अलावा रैंकाइन भी, ये सब कुछ मैं इसी में मान के चलता हूँ थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बेसिक ही यहाँ यूज होने वाला है। और जब आप ये सब चीजें करोगे तो जो बेसिक लॉ है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, उसको आप और अच्छे से समझ पाओगे चीजों को। क्लियर? यस सर। तो सर पीडीएफ मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, जो एक दे दिए वही है ठीक? क्या बोल रहे हो? एक जो पीडीएफ दे चुके हैं वही सफिशिएंट है कि और मिलेगा थर्मो में? एमसीक्यू सर? नहीं, एमसीक्यूज तो आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए तो मिल रहे हैं ना सभी स्टूडेंट्स को। यस सर, वो तो मिल रहा है। हाँ बस वो अब प्रैक्टिस करते जाओ, आपको 7-8 हजार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है हमको बस। ओके वो सर। क्वेश्चन याद, देखो मैं आपको बताऊं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं ना, तो उसको याद करने की जरूरत है, ना उसको कहीं लिखने की जरूरत है। बस आपके पास आ रहे हैं, उसको डेली बेसिस पे सोल्व करते रहो। जो आपसे सोल्व नहीं होते हैं उसको चाहे अलग से लिख लो, क्योंकि यस अभी सर। आपको 25-25 क्वेश्चन दे रहे हैं। आने वाले टाइम में जब आपका सिलेबस खत्म होने की तादाद पे होगा, तब आपको 100 क्वेश्चन पर डे दिया करेंगे। बस उसको सोल्व करते रहो बैठ के, ठीक है? ओके चलिए, सर। अभी माइक ऑफ कर देंगे सब रैंकाइन स्टूडेंट। साइकिल है सर, जो रैंकाइन साइकिल इसी में आएगी। हाँ इसी में कर लेंगे, वो भी रैंकाइन साइकिल भी इसी में करेंगे, ठीक है? मैं सब कुछ इसी में इंक्लूड करके चलूंगा, बट हम सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करते हैं कि जब हम कुछ चीज पढ़े तो हमारे माइंड में वो वीडियो चलनी स्टार्ट हो जाए जो मैं चाहता हूँ, तो आपके लिए चीजें आसान बननी स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो बेटा, पावर प्लांट में लाइक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर दूं, सपोज आप अगर एयरक्राफ्ट को देखते हो, ठीक है? एयरक्राफ्ट में जो विंग होता है, विंग के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे आपको दो बड़े बड़े इंजन्स दिखते होंगे, राइट? यस सभी को सर। दिखते होंगे। इसमें सर कुछ लगा रहता है, घूमता है वो। हाँ देखो बेटा, जब यहाँ पे इंजन लगा होता है ना, अगर तो इसके आगे कोई पंखा नहीं है, यहाँ पे बस इनटेक है, यहाँ से एयर अंदर जाती है, तो इस इंजन को जेट इंजन बोलते हैं, ठीक है बेटा? बट अगर आपने कई एयरक्राफ्ट देखे होंगे जिसके आगे बड़ा सा पंखा लगा होता है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ आपने बड़ा सा पंखा देखा होगा, दोनों तरफ, इसको बोलते हैं प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट। प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट। अब इनका काम क्या है? जैसे मान लो आप अपने घर में स्क्रू ड्राइवर के साथ, एक स्क्रू है, ये स्क्रू है कोई, इसको किसी दीवार के अंदर डालना चाहते हो, तो आप स्क्रू ड्राइवर लोगे, यहाँ से एक क्लॉकवाइज इसको घुमाओगे तो ये एक स्टेप अंदर जाएगा, फिर क्लॉकवाइज घुमाओगे, फिर अगला स्टेप अंदर जाएगा, जो यहाँ पे कीज होगी वो अंदर की तरफ को जाएंगी, हम सभी को पता है। तो वैसे ही बेटा जेट इंजन में क्या होता है, जेट इंजन में ये फैन जब अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ये जहाज को आगे की तरफ खींच देता है, बस उसी को थ्रस्ट बोला जाता है। अब एक्चुअली में हमने पावर प्लांट में पढ़ना क्या है? पावर प्लांट में बहुत से प्लांट है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, ब्रेटन साइकिल भी है, एक रैंकाइन साइकिल भी है। इनकी हेल्प से हम अपनी एनर्जीज क्रिएट करते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि इंजन्स को जब हम पढ़ेंगे पावर प्लांट में, तो कितने तरह के इंजन होंगे, आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ। तो बेटा, अगर मैं जेट propulsion इंजन की बात करूं, ये एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, HCL में भी आ चुके हैं, जो टेक्निकल असिस्टेंट के होते हैं, और जो BSF के टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जाम होते हैं, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया है डायरेक्टली। देखो, पावर प्लांट में मैं जेट इंजन सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि यही एक इंजन है जो प्रैक्टिकली आंखों से दिखता है। जेट प्रोपल्सन सिस्टम में बेटा दो, एक तो होता है एयर ब्रीथिंग टाइप जेट इंजन, और एक होता है नन एयर ब्रीथिंग टाइप जेट इंजन। बेटा जब आप जहाज को फ्लाई करवाते हो, जब जहाज को फ्लाई होते हुए देखते हो आप मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे जो इंजन लगा हुआ है, यहाँ पे जो इंजन लगा हुआ है, इस इंजन में एयर जाती है,
और बाहर एयर निकलती है। बस इसी मेथड से तो इसको थ्रस्ट मिलती है। क्या आपको पता है सभी को कि यहाँ से वो एयर को सक करता है अंदर की तरफ? अंदर इस इंजन के अंदर एयर के साथ कुछ चीजें होती हैं, उसके बाद वेरी हाई वेलोसिटी से यहां से चीजें बाहर निकलती हैं, एयर बाहर निकलती है। अब न्यूटन थर्ड लॉ तो आपको पता ही है, एक बैलून में अगर आप हवा भर के छोड़ोगे तो बैलून के यहां से अगर एयर निकलेगी तो ये आगे की तरफ भागेगा, इसी को थ्रस्ट बोलते हैं। तो बेटा देखो, जेट इंजन में जब जहाज उड़ता है तो बाहर से एयर को सक करता है। इंजन की कंप्लीट लेंथ में उस एयर के साथ कुछ चीजें होती हैं, क्या होती है वो मैं समझाऊंगा। उसके बाद वही एयर बाहर निकल जाती है। तो क्या ये एयर को ब्रीथ कर रहा है अंदर? यस और नो? यस सर। इसको बोला जाता है एयर ब्रीथिंग जेट इंजन। बट बेटा ब्रीथिंग का मतलब सर, ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना। ब्रीथिंग का मतलब होता है, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। अगर आप सांस ले पा रहे हो, बाहर की हवा को खींच रहे हो, अपने फेफड़ों तक लेके जा रहे हो, तब आपको सांस आ रही है। वैसे ही इंजन में जब एयरक्राफ्ट बाहर से हवा को खींच के अपने अंदर लेके आता है, उस एयर के साथ वो कंबसन करवाता है, कंप्रेशन करवाता है, टरबाइन के थ्रू घुमाता है, उसके बाद बाहर निकल जाता है पूरा का पूरा एयर। वो जैसे बाहर निकलता है तो एक थ्रस्ट न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प से मिलता है, उसी को ही बोला जाता है एयर ब्रीथिंग टाइप। बट बेटा आपने देखा होगा कि जब हमारे रॉकेट्स होते हैं, इस रॉकेट में होता क्या है, यहां से आग बाहर निकलती है और रॉकेट ऊपर की तरफ को जाता है। अब एक्चुअली में क्या है, इसके अंदर ना बेटा सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं। इसके अंदर जैसे आपकी आतिशबाजी होती है जो दिवाली में आप चलाते हो, उसमें जैसे मसाला भरा होता है, वैसे इसके अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं। ये कहीं बाहर से एयर नहीं सक करती अंदर। तो जब रॉकेट की बात करूं, जो इसके अंदर पहले से मटेरियल है वो जलेगा, जल के बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलेगा इसको एक फोर्स मिलेगा, थ्रस्ट मिलेगा आगे की तरफ। तो ऐसे इंजन को बोला जाता है नन एयर ब्रीथिंग जेट इंजन, जो सांस नहीं लेता, और रॉकेट इंजन। बट जो हमारे कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं वो सांस लेते हैं। कैसे? जेट इंजन के अंदर एयर जाती है, उसके बाद वही एयर एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल आती है। ये बात समझ में आई बेटा? पहले ये बताओ। ओके बेटा, तो अभी हमने यहां तक पढ़ लिया कि जो जेट इंजन है पावर प्लांट के अंदर, हम जेट इंजन सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो बेटा जेट इंजन में आपको पता होना चाहिए एयर ब्रीथिंग टाइप जेट इंजन होता है और नन एयर ब्रीथिंग टाइप जेट इंजन होता है। कोई आपसे पूछे तो डायरेक्टली आपको अपने एयरक्राफ्ट के इंजन की बात करनी है और यहाँ पे रॉकेट इंजन की बात करनी है। अब बेटा रॉकेट इंजन दो तरह के होते हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट टाइप और सॉलिड प्रोपेलेंट टाइप। हमें इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ पे यहीं पे ब्रेक लगा दो बस। इससे आगे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। बस ये पता होना चाहिए कि जो प्रोपेलेंट है उसका काम क्या है। बेटा जब हम दिवाली वाले दिन आतिशबाजी चलाते हैं तो वहां पे मसाला भरा होता है इसके अंदर ना, इसके अंदर, और यहाँ से वो मसाला बाहर निकलता है जल के, तो थ्रस्ट इसको आगे की तरफ मिलती है। तो अंदर जो मसाला भर रखा है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको सॉलिड प्रोपेलेंट टाइप बोलते हैं। बट आजकल कई इंजन्स में अंदर लिक्विड ऑक्सीजन के साथ साथ लिक्विड प्रोपेलेंट होता है, जलने की क्षमता वाला कोई लिक्विड, उसको लिक्विड प्रोपेलेंट का नाम दिया गया है। तो जिसमें ऑक्सीजन भी लिक्विड फॉर्म में हो और प्रोपेलेंट भी लिक्विड फॉर्म में हो, उसको हम लिक्विड प्रोपेलेंट बोलते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर तो सॉलिड मटेरियल के साथ सॉलिड प्रोपेलेंट हो जाएगा। अब रॉकेट इंजन का तो बस हमें इतना ही करना है, बट जेट इंजन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है हमें। जेट इंजन में देखो, एक है टर्बो जेट, एक है टर्बो फैन, टर्बो जेट विद आफ्टर बर्नर, टर्बो प्रोप और टर्बो जेट, रैम जेट, एंथोडाइड्स एंड लोरिन ट्यूब। अब आप बोलोगे सर ये याद करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे लेक्चर देखते रहो और इसी लेक्चर को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको याद दिलाऊंगा सब कुछ। अब देखो, मैं एयर ब्रीथिंग टाइप को सबसे पहले ले रहा हूं, तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, इसको भी पेंडिंग रखते हैं, मैं इसको अगली क्लास में बताऊंगा। बट अगली क्लास में जाने से पहले हम अपना एक बेसिक तैयार कर लेते हैं। देखो बेटा,
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है पहले बता सकता है? यस या नो बता दो, किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज समझ में ना आई हो? सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। रॉकेट में सर सॉलिड ग्रुप में क्या फ्यूल यूज होता है? सॉलिड, इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट है, सॉलिड प्रोपेलेंट, इसमें ऐसा मटेरियल यूज होता है जो जलने के बाद, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कम से कम निकाले। कंप्लीट बर्न के बाद कार्बन मिनिमम निकले बाहर, वो सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं। इनका केमिकल कंपोजिशन जानना जरूरी नहीं है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। ओके सर। हाँ देखो बेटा। सर क्रायोजेनिक भी पढ़ना है सर, हाँ जी, क्रायोजेनिक इंजन्स। क्रायोजेनिक इंजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो रैमजेट इंजन के अंदर ही आ जाएगा। ओके सर। मैं बताऊंगा कैसे। देखो बेटा, सर बॉयलर्स में भी इसमें ही आएंगे बॉयलर्स भी? बॉयलर बेटा वो अलग मैं पढ़ाऊंगा, बॉयलर अलग है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि जेट इंजन वर्क कैसे करता है, उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा इससे हायर स्टेप की तरफ। देखो बेटा, मैंने आप सभी को बताया था कि हमारा जो एयरक्राफ्ट का इंजन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये आपके सामने है, ठीक है। अब बेटा जो जहाज है आपका, ठीक है, इस जहाज के विंग के यहाँ पे ये इंजन होता है। इस इंजन को खोल लो यहाँ से और इस इंजन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपको आउटर केसिंग दिख रही है ना, ये वाली आउटर केसिंग, ये जो आउटर केसिंग दिख रही है, यहां से जब जहाज आगे की तरफ बढ़ रहा होगा तो ये एयर इसके अंदर जाएगी, तो यहां से एयर इसके अंदर जाती है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है इनलेट। और बेटा एग्जाम का, हाँ जी, फैन तो इसमें भी है सर। हाँ जी, सर फैन जो इसमें है वो नहीं लिया जाता ना, वो बाहर फैन होता है। नहीं वो टर्बो फैन की बात नहीं कर रहा मैं जेट इंजन की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, जो आप फैन बता रहे थे वो हाँ तो हाँ, अलग फैन लगा हुआ रहता है ना सर, वो दो अलग पत्ती। है, वो टर्बो फैन है, वो तो पूरे इंजन से बाहर आता है, फिर यहाँ फैन लगा होता है। हाँ सर, ये तो सभी में रहता है ये वाला। हाँ ये तो सभी में रहता है। इसमें देखो क्या है, सबसे पहले आपके पास होगा इनलेट। और बेटा एग्जाम का क्वेश्चन है कि ये इनलेट को, इनलेट क्या होता है, तो आपने बताना है इनलेट होता है डिफ्यूजर। लिख लेना बेटा, जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। सबसे पहले आपने बताना है एयरक्राफ्ट का जो इनलेट होता है उसको हम डिफ्यूजर बोलते हैं। अब जल्दी से मेरे को कोई एक स्टूडेंट बताएगा डिफ्यूजर का मेन काम क्या है। वेलोसिटी हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिफ्यूज करने का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज करने का मतलब है कि आप, जस्ट अ मिनट, भाई क्या बताया आपने डिफ्यूजर के बारे में? हेलो हेलो भाई, डिफ्यूजर के बारे में क्या बताया आपने? वो वेलोसिटी को वेलोसिटी हेड प्रेशर को में कन्वर्ट प्रेशर हेड करता में बदलना। है। नोजल नोजल के क्या उल्टा, करता है? नोजल के उल्टा भाई। अच्छा, नोजल वेलोसिटी नहीं इंक्रीज करता? नोजल वेलोसिटी इंक्रीज करता है बट ये वेलोसिटी को प्रेशर में कन्वर्ट करता है, ओके। ठीक है। देखो बेटा डिफ्यूजर का काम क्या होता है, डिफ्यूज करना। ओके, डिफ्यूज करने का मतलब होता है जब भी आपको हाई वेलोसिटी को
जो आपकी हाई वेलोसिटी होती है उसको प्रेशर में कन्वर्ट करवाना हो तब आप डिफ्यूजर का यूज करते हो। ये बात समझ में आई बेटा? तो इनलेट क्या होगा? डिफ्यूजर, और वैसे ही लास्ट में होता है नोजल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जेट इंजन का नोजल कैसा होता है, तो क्या बोलोगे? जैसे एक डिफ्यूजर होता है वैसे ही, जैसे यहाँ पे इनलेट है डिफ्यूजर, यहाँ पे एग्जॉस्ट को बोला जाता है नोजल। अब बेटा एग्जाम में ध्यान में रखना, नोजल दो तरह के होते हैं, एक कन्वर्जन टाइप, इसको कन्वर्जन टाइप बोलते हैं, और दूसरा कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप। इसको बोला जाता है, जहां पे एरिया छोटा हो रहा है इसको बोला जाता है कन्वर्जन टाइप, इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टाइप। क्लियर बेटा यहां तक? सर जो एक्सपैंडिंग टाइप होता है वो डिफ्यूजर हो जाता है ना, वही? हाँ जी, सर जो एक्सपैंडिंग होता है वो डिफ्यूजर हो जाता है। हाँ, नोजल जो का एक्सपैंड करता है जो, नोजल का अपोजिट जिसे कहते हैं सर। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया है, हाँ सर, यहाँ ये पे एरिया डिफ्यूजर कम यही यहाँ होगा से। ना सर? हाँ जी, डिफ्यूजर कहेंगे ना सर इसे? हाँ, इसे को डिफ्यूजर बोलेंगे। ठीक है। अब बेटा एग्जाम का एक और क्वेश्चन, कि जब आपका पावर प्लांट यहाँ पे निकलने वाली वेलोसिटी को मैक नंबर, बेटा मैं बताता हूँ मैक नंबर क्या होता है। अगर आपको फ्लूइड डायनामिक्स में शायद पढ़ाया सर ने मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर अगर लेस देन 1 रखना है आपको तो आपको कन्वर्जन टाइप यूज करनी पड़ेगी, बट अगर आपको मैक नंबर ग्रेटर देन 1 रखना है तब आपको कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप यूज करनी पड़ेगी। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस इस क्लास के एंड में आपको चीजें समझ ही आ चुकी होंगी तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो सबसे पहले हम इस इंजन को थोड़ा सा खोलते हैं और इसके अंदर होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जब क्वेश्चन करूंगा कि बेटा कोई डाउट है तभी आपने बीच में बोलना है, अदरवाइज नहीं। अभी आप कहानी की तरह इसको समझो। चलो स्टार्ट करता हूं। इसमें सबसे पहले तो बाहर से आपको ब्लू कलर की एयर आती हुई दिखेगी इसके अंदर। अब बेटा इसको हमने एयर ब्रीथिंग टाइप जेट इंजन बोला है। क्लियर? अगर एयर ब्रीथिंग टाइप जेट इंजन है तो एयर को ब्रीथ करेगा बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है। अब जो ये टर्बो फैन दिख रहा है ना, इसका काम है सक करना, बाहर की एयर को अंदर की तरफ सक करना, उसको बोला जाता है टर्बो फैन का सबसे पहला पॉइंट। अब यहाँ पे बेटा कोर दिखा आपको, यहाँ पे दो तरह की चीजें दिखेंगी। क्या क्या दिखेंगी? देखो, जैसे ही एयर इसके अंदर आई तो ये फैन कितना बड़ा है, ये फैन कितना बड़ा है। इस फैन का क्या काम है? इस फैन का काम है बाहर से एयर को सक करना अंदर की तरफ। अब एयर यहां तक तो पहुंच गई क्योंकि सक किया था। जैसे यहां तक एयर पहुंचती है उस एयर का 25% कोर में जाता है। इस इंजन को जहां पे ये आपको बाउंड्री दिख रही है ना, ये सारी बाउंड्री है, ये सारी बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री के अंदर जो एयर है हम बोलेंगे वो एयर कोर इंजन में गई है, और 25% एयर ही कोर इंजन में जाती है, 75% इंजन बाईपास हो जाती है। 75% एयर बाहर से बाईपास हो जाएगी, यहां से यहां मिलेगी आके। क्यों मिलेगी वो भी मैं बताता हूँ। तो यहां से एयर आई, टर्बो फैन ने उसको सक किया और यहां से एयर बाहर निकल गई यहां से। तो जो तो बाहर बाहर से जा रही है उसको बोला जाता है बाईपास। क्या बोला जाता है? बाईपास। बट जो इसके अंदर जा रही है उसको बोला जाता है कोर एयर इंजन। ठीक है, जो इंजन के कोर में एयर जा रही है उसको कोर एयर बोला जाता है, और जो बाहर से जा रही है उसको बाईपास एयर बोला जाता है। अब बेटा जैसे ही एयर इस टर्बो फैन ने खींचा और टर्बो फैन ने अपने पीछे कोर इंजन में एयर को भेज दिया। अब वहां पे क्या कहानी होती है वहां देखते हैं। यहाँ पे देखो, एयर आ रही है, अब सबसे पहले वो कंप्रेसर में जाएगी, फिर कंबसन चैम्बर में जाएगी, फिर टरबाइन में जाएगी। अब तीनों का काम देखते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर देखो। कंप्रेसर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंप्रेसर में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा? अच्छा, सबसे पहला बात, कंप्रेसर का काम क्या है? तो बेटा सर कंप्रेसर एयर का ये काम है एंटर कैसे कंप्रेस करेगी करना, सर? सर एयर को कंप्रेस करना। एयर को सर कंप्रेस क्यों करना पड़ता है?
वो हमने किस में देखा था, आईसी इंजन में भी देखा था कि एयर को कंप्रेस क्यों करना पड़ता है। अब देखो, तो कंप्रेसर का जो काम है कि एयर को कंप्रेस करना है, उसके लिए यहां से लेकर यहां तक आपको कंप्रेसर दिख रहा होगा, कंप्रेसर। जिसका भी डाउट है मैं लूंगा, अपने माइंड में रखोगे। अब यहाँ पे जो कंप्रेसर दिख रहा है, इसका काम है प्रेशर को इंक्रीज करना। बेटा सबसे पहले जब एयर आई थी यहाँ पे, वो किसी ना किसी वेलोसिटी में रही होगी। अब जिस भी वेलोसिटी में रही होगी, टर्बो फैन ने उसको बहुत जोर से सक किया अंदर की तरफ, तो एयर की स्पीड भी बढ़ी। अब कंप्रेसर बना किससे होता है बेटा, सबसे पहले होते हैं रोटर्स, इसको बोला जाता है रोटर ब्लेड। और बेटा यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे ब्लेड, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इनको बोला जाता है स्टेटर ब्लेड। यहाँ पे जो ब्लेड होंगे इनको बोला जाता है स्टेटर ब्लेड। और जो ये वाले ब्लेड दिख रहे हैं आपको, ये वाले दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है रोटर ब्लेड। क्योंकि ये घूमेंगे, ये घूमेंगे, और ये वाले जो हैं ये स्टेट रहेंगे अपनी जगह। इससे फायदा क्या होगा बेटा, मैं बताता हूं क्या फायदा होगा। जब एयर आएगी, यहां से एयर आएगी, तो कंप्रेसर के रोटर ब्लेड उसको घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, मैं इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं। ऐसे घुमाएंगे एयर को, रोटेशनल स्पीड में घुमा देंगे। अब एयर जैसे घूमेगी तो उसके अंदर वेलोसिटी और इंक्रीज करेगी। अब बेटा स्टेटर ब्लेड तो इंजन के साथ अटैच्ड है, ये एक ही जगह रहते हैं। तो जब हाई वेलोसिटी की एयर एकदम से स्टेटर के साथ टकराएगी, तो जितनी वेलोसिटी इसने रखी थी अपने पास, उस वेलोसिटी को प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी आई, यहाँ पे प्रेशर में कन्वर्जन हुआ। फिर से यहाँ से वेलोसिटी आई, यहाँ पे प्रेशर में कन्वर्ट हुआ। फिर इस वाले रोटर ने घुमाया, फिर से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ। फिर इस वाले रोटर ने घुमाया, फिर इस वाले स्टेटर ने प्रेशर कन्वर्ट किया। मतलब यहाँ से एयर आएगी तो रोटर ब्लेड पहले घुमाएंगे एयर को, और स्टेटर ब्लेड उसमें प्रेशर क्रिएट कर देगी। फिर थोड़ी सी जो एनर्जी बची होगी उससे आगे अगले स्टेज में जाएगा। अगली स्टेज में रोटर फिर से घूमेगा और एयर को घुमाएगा, स्टेटर ब्लेड में फिर से टकरा के प्रेशर इंक्रीज कर देगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर प्रेशर P1 था, यहाँ पहुंचते पहुंचते P2 जो होगा वो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा P1 से। तो बस इसी पोर्शन को बोला जाता है कंप्रेसर। और कंप्रेसर बहुत जरूरी है, किसी भी एयर को पेट्रोल के साथ या डीजल के साथ कंबाइन करके उसको जलाना हो तो। हाँ जी, किसी को डाउट है पूछो। सर ये एयर इसके अंदर नहीं जाती सर, बाहर बाहर ही होती है। अंदर कहाँ पे सर जैसे ऊपर ब्लेड लगा हुआ होता है, हाँ, तो कंप्रेसर के अंदर जानी चाहिए ना सर एयर। कंप्रेसर के अंदर नहीं जाती बेटा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एनिमेशन में शुरू करता हूँ तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, ये जो गोल गोल कंप्रेसर घूम रहा है ना, कंप्रेसर के ब्लेड घूम रहे हैं, बस वो एयर को आगे स्टेटर के साथ टकराने में हेल्प करते हैं। ये कंप्रेसर की स्टेज है, बस ये गोल गोल घूमेगा और कंप्रेसर के रोटर ब्लेड घूमेंगे और स्टेटर ब्लेड फिक्स रहेंगे। तो एयर इनके ऊपर से मूव करेगी और कंप्रेस होती चली जाएगी। ऐसे धीरे 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 ब्लेड घूमेगा और स्टेटर उसको स्टेट करेगा, फिर से घूमेगा, फिर स्टेट करेगा। करते करते आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। और कंप्रेसर स्टार्ट होने के टाइम पे कंप्रेसर का मेन काम क्या है, टू इंक्रीज द प्रेशर। हाँ जी, डाउट कोई और? सर इसका यूज क्यों हाँ जी, यूज क्यों करते हैं सर इसका? कंप्रेसर का? यस सर, ओके। मतलब नहीं पूरा होल सिस्टम का सर क्यों हो रहा है यूज? थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा टाइम लो। क्लास के एंड तक आपको हर एक चीज मिल चुकी होगी, आंसर जो भी आपके माइंड में आ रही है। ठीक है सर वो कंप्रेस कैसे कर रहा है सर, एक बार फिर से बता दो सर, नहीं समझ आ रहा है। मतलब सर वो सेम टू सेम लग रहा है जैसे टरबाइन की कंपाउंडिंग करते हैं वैसा प्रोसेस है। बेटा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो आपने फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ा था कि आपने नीचे टरबाइन लगा दिया, ऊपर से पानी गिरा और टरबाइन घूमना शुरू कर दिया। यही पढ़ा था आपने।
जी सर, कंपाउंडिंग में जैसे सर हम लोग कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल यूज करते हैं प्रेशर और वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए, हाँ हाँ हाँ। सेम केस सर वही लग रहा है, पर वो आप बेटा कंप्रेसर है तो सर। एक बात सुनो, आपके सामने सपोज करो कोई आ, आप ना बहुत पीछे से भागते हुए आ रहे हो, ठीक है, एकदम से आप कम से कम 100 करीब 100 के करीब कर्टेन्स लगे हुए हैं, एक के पीछे एक, और आप एकदम से भाग के आए और टकरा गए उस कर्टेन के साथ, आपको लगेगी तो बहुत कम, बट आपका जितनी भी वेलोसिटी थी वो एकदम से प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी सारी। यस और नो? बिल्कुल सर। बस बेटा वैसे ही क्या हो रहा है, जब कंप्रेसर में एयर जा रही है ना, यहाँ से एयर आ रही है, तो रोटर उसको घुमा दे रहा है, जैसे रोटर घुमा रहा है ना, आगे स्टेटर ब्लेड में वो टकरा जा रहा है एयर, फिर उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। उससे अगली स्टेज पे क्या हुआ, फिर से रोटर ने घुमाया और स्टेटर ने उसे रोक दिया, उससे आगे क्या हुआ, फिर से रोटर ने घुमाया, स्टेटर ने उसे रोक दिया, ऐसे करके हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन, हम कर क्यों रहे हैं ये, वो अभी पता चलेगा। कंप्रेसर से अगली स्टेज होती है कंबसन, और और कंबसन में सर क्या होता है वो सुनो। और और सर उसके सर अकॉर्डिंग सर देखिए वो जो रोटर ब्लेड्स है उसका सर मतलब एज अ होल देखे तो उसका डायमीटर भी रिड्यूस होता जा रहा है सर, तो इसका भी कोई पर्पस होगा सर? हाँ, इसका भी पर्पस है, क्योंकि हमें स्ट्रीमलाइन बनाना होता है एयरक्राफ्ट के इंजन को, ताकि ड्रैग मिनिमम क्रिएट हो, बस यही इसका पर्पस है। और दूसरी बात क्या पर्पस है, दूसरी बात पर्पस यह, आज तक आपने पढ़ा है कि अगर आपका ऐसा कोई एरिया हो जहाँ पे एरिया बड़ा हो, यहाँ पे एरिया छोटा हो, तो आपका प्रेशर इंक्रीज करता है यहाँ पे। तो देखो, एक तो रोटर और स्टेटर ब्लेड प्रेशर इंक्रीज करवा रहे हैं, दूसरा आपने स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा रखा है जो स्ट्रक्चर की वजह से भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कुछ देखो हो रहा है। यस और नो? सर वो तो सर अगर आप उसको कन्वर्जेंट बनाइएगा तो उसके अकॉर्डिंग तो सर वो तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है सर। अगर कन्वर्जन बनाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी सर। वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब आपका एक रोटर और एक स्टेटर ब्लेड ये प्रेशर इंक्रीज कर देता है ना बेटा, तो हमें क्या चाहिए कि जो हमने प्रेशर इंक्रीज किया है उसको हमने और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करवाना है। एक स्टेज से काम नहीं चलेगा, हमें 3 से 4 स्टेजेस चाहिए, ये दूसरी स्टेज, ये तीसरी स्टेज, ये चौथी स्टेज। तो जब यहाँ पे आपने प्रेशर इंक्रीज किया अपना, तो इस प्रेशर को इंक्रीज करना आपका यहां से स्टार्ट हुआ और इस स्टेज तक प्रेशर इंक्रीज किया। अब मेरे को ये बताओ, अगली स्टेज में भी तो उस एयर को लेके जाना है ना, तो हल्की सी वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो इसमें जो स्विरलिंग एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बना के, कन्वर्जेंट बना के, यहाँ से कन्वर्जन बना के हल्की सी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करवा देते हैं, ताकि एयर पहली स्टेज को छोड़ के जब दूसरी स्टेज पे जाए तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी जरूर हो कि वो यहाँ से यहाँ जा पाए। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए हल्की सी वेलोसिटी और चाहिए, बट हमें चाहिए फाइनली यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे जो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई चाहिए वो क्यों चाहिए, वो हम देखते हैं। आप अभी फिलहाल ना 2-3 मिनट के लिए आप देखो, जो मैं चीजें बता रहा हूँ ऑटोमेटिकली सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, अब हम आगे चलते हैं, अभी डाउट मैं लूंगा थोड़ी देर में। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, कंप्रेसर ब्लेड ने कंप्रेस किया, अब आए कंबसन चैम्बर के अंदर। अब कंबसन चैम्बर में क्या हो रहा है वो देखो। कंबसन चैम्बर में जो एयर जा रही है वो यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सिंग हो रही है। हाई कंप्रेस एयर में हम एयर टरबाइन फ्यूल को डालेंगे और कंबसन करवाएंगे। आपको पता है हम कंबसन करवाते क्यों हैं, कंबसन इसलिए करवाते हैं, ये जो फ्यूल इंजेक्टर है ये उस हाई प्रेशर एयर को अपना हल्का सा फ्यूल सप्लाई करेगा और आग लगा देगा, और जो इग्नाइटर प्लग हैं वो आग लगाने में सहायक होंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। बेटा मैं आपको बता दूं, कंप्रेसर में भी आपका मकसद था प्रेशर इंक्रीज करना बहुत ज्यादा, ताकि कंबसन होते होते इतना ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब आप कंबसन चैम्बर में आग लगाते हो हाई प्रेशर एयर को, तो आपके कंबसन चैम्बर के अंदर भी प्रेशर बहुत ज्यादा राइज कर जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर गैस को, हाई प्रेशर एयर को जब आप जलाना शुरू करते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से इंटरमोलिक्यूलर कोलिजन बढ़ता है, जिससे प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। बेटा अब क्या हुआ है, सबसे पहले आपने कंप्रेसर देख लिया था,
कंप्रेसर के बाद यहाँ पे आपने कंबसन चैम्बर देखा। अब वही बात याद करो कि ऊपर से नदी का पानी आ रहा था यहाँ से, और यहाँ पे आपके टरबाइन लगे हुए थे, ये टरबाइन को घुमा देते थे। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो हाई प्रेशर के साथ एयर आ रही है, वो क्या करेगी, रोटर के ब्लेड पे स्ट्राइक करेगी। टरबाइन में सेम होता है, टरबाइन में भी रोटर ब्लेड होते हैं और स्टेटर ब्लेड होते हैं, जैसे हमारे कंप्रेसर में था। तो यहाँ से हाई प्रेशर की एयर जैसे ही टरबाइन पे टकराएगी, टरबाइन गोल गोल घूमेगा। अब टरबाइन जब गोल गोल घूमेगा ना बेटा, तो टरबाइन और कंप्रेसर के अंदर जो एक कोएक्सियल केबल होती है, यहाँ पे अगर टरबाइन है, टरबाइन के ब्लेड्स हैं, तो जैसे ही गैस टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करेगी, तो ये ब्लेड के फैन घूमेंगे। जब ये घूमेंगे तो कोएक्सियल केबल घूमेगी, और कोएक्सियल केबल के ऊपर ही हम कंप्रेसर के रोटर ब्लेड लगाते हैं। जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया कि कंप्रेसर ब्लेड घूमे, तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए था सर वो घूमे कैसे। वो ऐसे घूमे कि जब टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक किए एयर, तो टरबाइन घूमा, तो टरबाइन घूमने से कोएक्सियल केबल घूमी, और कोएक्सियल केबल के घूमने से कंप्रेसर के ब्लेड घूमे गोल गोल। तो टरबाइन क्या करती है, वो वर्क आउट निकालती है, मतलब वर्क देगी आपको, और ये वर्क कहाँ यूज होगा, कंप्रेसर के ब्लेड्स को घुमाने के लिए। अब यहाँ से जो एयर आ रही है, वो बस 2-3 मिनट और वेट करो बेटा, जो डाउट पूछ रहा है मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा, बस विश्वास रखो, एक चीज क्लियर हो जाएगी आज की क्लास में। यहाँ से जो एयर आएगी वो टरबाइन के इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी और टरबाइन घूमेगा, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि क्या टरबाइन में भी रोटर और स्टेटर होते हैं? यस होते हैं, बट इसमें क्या है, जो रोटर है, रोटर का ब्लेड यहाँ से जब एयर आएगी स्ट्राइक करेगी रोटर के ब्लेड पे, तो रोटर घूमेगा। रोटर के घूमने से यहाँ से कोएक्सियल केबल से आगे कंप्रेसर के ब्लेड घूमेंगे। बट टरबाइन में जो स्टेटर होता है ना बेटा, स्टेटर का नाम होता है गाइड वेव, गाइड वेन्स। मतलब होता क्या है बेटा, जब भी आपको किसी पंखे के ऊपर यहां से एयर स्ट्राइक करवानी है ना, तो एक एंगल होता है, एक ऐसा सफिशिएंट एंगल होता है कि अगर आप उस एंगल से इस टरबाइन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, तो जब टरबाइन जो है वो मैक्सिमम एनर्जी के साथ घूमता है, तो हम क्या करते हैं, रोटर के बाद आगे एक स्टेटर लगा देते हैं। वो स्टेटर क्या करता है, जो एयर आ रही होती है उसको गाइड करता है कि आप इस पर्टिकुलर एंगल के साथ अगले रोटर पे स्ट्राइक करो। फिर एयर स्ट्राइक करती है, फिर आगे आती है, फिर आगे भी एक स्टेटर होता है जिसको हम गाइड वेन बोलते हैं, वो गाइड करता है और टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करता है। तो ये सारे का सारा टरबाइन जो है, ये पूरा टरबाइन घूमना स्टार्ट करेगा। अब बेटा आपने इस टरबाइन को घुमाया क्यों, ये जरूरी क्यों था? इस टरबाइन को घुमाने का सिर्फ एक मकसद था कि हमें अपने कंप्रेसर के ब्लेड घुमाने थे, बस, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एयर के पास जो एनर्जी बची ना बेटा, वो यहां से हाई वेलोसिटी से बाहर निकलेगी। जब हाई वेलोसिटी से बाहर निकलेगी तो हमें थ्रस्ट आगे की तरफ को मिलेगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहां से जब एयर बाहर की तरफ निकलेगी उसको बोला जाता है जेट, एग्जॉस्ट जेट बाहर की तरफ निकलेगी, तो क्या होगा, हमारे इंजन को आगे की तरफ धक्का लगेगा, और इंजन एयरक्राफ्ट के साथ अटैच्ड है, इसलिए एयरक्राफ्ट भी आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, मैं डाउट इकट्ठे लूंगा सभी के, बस थोड़ी देर मेरे को सुन लो। अब देखो, जो टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन और कंप्रेसर ब्लेड, देखो एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो चीजें आपको घुमानी है, क्या घुमाना था, आपको घुमाना था कंप्रेसर का ब्लेड, और क्या घुमाना था, सबसे आगे जो टर्बो फैन लगा है, सबसे आगे जो टर्बो फैन लगा है उसका काम है फैन को घुमाना। ये फैन घुमा क्यों रहे हो आप ये वाला फैन घुमा क्यों रहे थे, आप ये फैन इसलिए घुमा रहे थे कि बाहर से एयर को सक कर लिया जाए। तो इस फैन को घुमाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टरबाइन ब्लेड को यहाँ से कोएक्सियल केबल से लाते हैं सबसे पहले, फिर रोटर के जो ब्लेड्स होते हैं उनको घुमाते हैं, और जो बाकी एनर्जी बची हुई है यहाँ पे रिडक्शन गियर होते हैं, रिडक्शन गियर, क्योंकि ये बहुत तेज घूमता है, इतना तेजी से हम इतने बड़े को घुमाएंगे तो यहाँ पे नॉर्मल शॉक क्रिएट हो सकता है। क्या होता है मैं समझाऊंगा। अब इस वाले टर्बो फैन को घुमाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी हमें टरबाइन से मिलेगी। बेटा ध्यान रखना,
पूरे जेट इंजन में जो एनर्जी आपको चाहिए वो टरबाइन ही देगा। तो टरबाइन जब घुमाएंगे तो यहाँ से आएगा कोएक्सियल केबल और यहाँ के रोटर्स को घुमाएगा। जैसे यहाँ के रोटर घूमेंगे कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये वाला बड़ा ही वाला घूमेगा तो एयर सक करना स्टार्ट कर देगा। अब बेटा बात ये आती है कि सबसे पहला हुआ क्या होगा। जो सर आपने बोला कि रोटर ब्लेड घूम रहे होंगे, बट सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले क्या हुआ होगा बेटा? हम क्या करते हैं, जैसे गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट होता है वैसे एयरक्राफ्ट में स्टार्टर मोटर होती है। एक स्टार्टर मोटर की बेल्ट और पुली इस टरबाइन के साथ अटैच होती है। हम जैसे ही वो मोटर चलाएंगे ये टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देगी। टरबाइन को अगर हमने घुमा दिया तो कंप्रेसर के ब्लेड घूम गए और ये वाला फैन घूम गया। अब उस वाली मोटर को तब तक चला के रखेंगे जब तक ये इंजन खुद सेल्फ सस्टेन्ड नहीं हो जाता, और जैसे ये सब खुद सेल्फ सस्टेन्ड होगा मोटर को कट कर दो। अब आपका एयरक्राफ्ट का इंजन खुद से पावर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुका है। अब देखो जो मैंने बताया रिडक्शन गियर बड़े वाले फैन को चाहिए क्योंकि बड़े वाला फैन ज्यादा तेजी से नहीं घुमा सकते। क्यों वो भी बताऊंगा। यहाँ से देखो जो एयर बाहर की तरफ आ रही है वो बहुत हाई टेम्परेचर की है ना बेटा। तो बहुत हाई टेम्परेचर की एयर को जब एग्जॉस्ट कोन के थ्रू हम बाहर निकालते हैं ना, तो एक बात ध्यान में रखना कि जब बाहर का एटमॉस्फेयर शांत बैठा हुआ था और आपका जहाज इसमें से पास आउट हुआ, तो हाई टेम्परेचर की एयर जब कोल्ड टेम्परेचर की एयर के साथ स्ट्राइक करेगी ना तो एक नॉइज क्रिएट होती है। और वो जो नॉइज होती है वो क्यों होती है? क्योंकि गर्म मॉलिक्यूल्स जैसे ठंडे मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे तो एक नॉइज क्रिएट होगी। हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे जो आपको आग की तरह कुछ एग्जॉस्ट दिख रहा है, यहाँ से एयर बाहर निकल रही है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कुछ एयर बाहर से बाईपास कर दी जाती है। अब बेटा जो बाहर से बाईपास किया हमने एयर, उसका काम क्या है कि वो इस वाली एयर को और जो बाहर एटमॉस्फेयर की एयर है उसके बीच में बाउंड्री का काम करती है। तो बेटा अगर आप बाईपास नहीं करोगे एयर को ना, तो ये गर्म एयर जैसे ही उनके साथ मिलेगी बहुत तगड़ी नॉइज आएगी, वो मतलब आप सहन भी नहीं कर सकते। तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हम बाहर से बाईपास एयर को लाते हैं और उस नॉइज को रिड्यूस करते हैं। दूसरी बात, जो बाहर से बाईपास एयर लेके आ रहे हो ना, उससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। कैसे? क्योंकि अगर आप कम एयर यूज करोगे तो कम फ्यूल यूज करना पड़ेगा, तो अंदर कम एयर लाके कम फ्यूल के साथ हम अपना काम निपटा लेते हैं। तो टर्बो फैन का ये सबसे बड़ा काम है। अब देखो यहाँ पे जो इंजन था वो बाहर एग्जॉस्ट छोड़ रहा है। बस ये जो मेन इंजन है, सबसे आगे जो फैन लगा है, फैन नहीं बस इसको सक करना है एयर को। जैसे सक करेगी कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर के बाद कंबसन चैम्बर में और फिर टरबाइन में। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे आगे टर्बो फैन लगे होते हैं ये बस एयर को सक करेंगे अंदर की तरफ। अब जो भी बाईपास एयर होगी ना वो टर्बो फैन के बाद होगी, टर्बो फैन से पहले नहीं होगी। देखो टर्बो फैन के बाहर बाहर से जो एयर जा रही है उसको तो बोला जाता है बाईपास एयर। देखो यहाँ पे आपको बाईपास एयर दिख रही होगी और इंजन का कोर भी दिख रहा होगा। देखो बेटा यहाँ पे ये जो चीज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये इंजन है पूरा, ये वाला, ये तो सॉलिड पार्ट है। ठीक है, अब ये वाला इंजन का कोर है, ये वाला इंजन का कोर है। तो यहाँ से जो एयर बाहर की तरफ जा रही है इसको हाई बाईपास एयर बोलते हैं। और इससे फायदा क्या है? एक तो नॉइज प्रॉब्लम को कम कर रहा है और दूसरा हाई एफिशिएंसी दे रहा है। कौन सी एफिशिएंसी हाई दे रहा है? कौन सी एफिशिएंसी हाई दे रहा है? फ्यूल एफिशिएंट। फ्यूल बहुत कम लगेगा क्योंकि अगर मैं अंदर एयर कम भेजूंगा तो कम फ्यूल लगाना पड़ेगा उसे बर्न करने के लिए, तो इससे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी एयरक्राफ्ट का इंजन काम करता है तो करता कैसे है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने माइल पर आवर से ये एयर चलती है, ये हमारे सिलेबस से बाहर है। बट हाँ, इसका फंक्शनिंग एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुकी है, तो वो आपने ध्यान में रखना है। रखना कैसे है? सबसे पहले टर्बो फैन होगा, वो सक करेगा, कुछ एयर को बाईपास कर देगा, कुछ एयर को अंदर ले जाएगा। अब देखो जब आप एग्जॉस्ट में जाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखने का मतलब क्या है कि गर्म हवा एकदम से एटमॉस्फेयर के साथ नहीं मिल रही, उनके बीच में बाउंड्री है और ये बाउंड्री थोड़ी गर्म भी होगी थोड़ी ठंडी भी होगी। इससे होगा क्या? इससे आपका जो नॉइज है वो कम हो जाएगा। लो बाईपास भी होता है। लो बाईपास का मतलब है मैक्सिमम एयर अंदर से जाएगी और बाईपास के लिए हम बिल्कुल
कम एयर भेजेंगे। ये किस में किया जाता है? इसको बोला जाता है आफ्टर बर्नर इफेक्ट। मैं बताता हूँ आफ्टर बर्नर इफेक्ट क्या होता है बेटा। अभी तक हमने जो इंजन पढ़ा, जो हमने इंजन पढ़ा, इंजन में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे एयर अंदर सक हुई, टर्बोफैन ने एयर को सक किया, टर्बोफैन के बाद जो एयर थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक तो बाईपास हो गई, दूसरा इंजन के अंदर गई। अब बेटा जो इंजन के अंदर गई कंप्रेसर के बाद, वो गई कंबसन चैम्बर में। अब कंबसन चैम्बर में लगेगी आग, और उसके बाद है टरबाइन, और टरबाइन के बाद एयर बाहर निकल जाएगी और हमें थ्रस्ट मिलेगा। बट बेटा जब मैं बात करता हूँ ना आफ्टर बर्नर की, तो हमेशा याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन है, आफ्टर बर्नर सिर्फ और सिर्फ फाइटर प्लेन में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? सुनो, जो हमारा टरबाइन होता है, टरबाइन के बाद सिंपल एयरक्राफ्ट में तो क्या यहाँ से एयर बाहर निकल गई, बट बेटा जेट इंजन में जो फाइटर प्लेन होते हैं, टरबाइन के बाद एक और बर्नर होता है, वो क्या करता है? एयर को और ज्यादा गर्म करता है। ठीक है, उससे होता क्या है? थ्रस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, फाइटर प्लेन्स को थ्रस्ट चाहिए होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर टेम्परेचर का और थ्रस्ट का लेना देना क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो थ्रस्ट में वेलोसिटी आप लिखते हो, एग्जॉस्ट की वेलोसिटी, that exhaust velocity is totally depend upon the temperature at the exit of the aircraft engine. क्लियर? तो यहां से जो जेट इंजन बाहर निकल रहा है, यहां से जो जेट बाहर निकल रही है, एग्जॉस्ट बाहर निकल रहा है, वो बहुत बड़ा फंक्शन है किसका? टेम्परेचर का। अगर आपने किसी तरह टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो आपकी थ्रस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो बस उसी थ्रस्ट को इंक्रीज करने के लिए हम कभी कभी आफ्टर बर्नर का यूज करते हैं। ये सब चीजें मैं आपको दोबारा करवाऊंगा, जस्ट मैं आपको एक माइंड मेकअप कर रहा हूँ आगे पढ़ाने के लिए, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग रहे बेस। मैं कोई न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ तो भी आपको समझ में आए। तो आफ्टर बर्नर का क्या काम है कि जो एयर एग्जॉस्ट होने वाली थी उससे पहले हमने दोबारा से कुछ फ्यूल यूज कर लिया। अब आफ्टर बर्नर में जब जलाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोबारा से फ्यूल देना पड़ेगा। तो आफ्टर बर्नर में बहुत ज्यादा फ्यूल यूज हो जाता है, इसीलिए हम ये सिर्फ फाइटर प्लेन में यूज करते हैं, कॉमर्शियल प्लेन्स में आफ्टर बर्नर यूज नहीं होता। तो पावर प्लांट में आफ्टर बर्नर का क्या काम है? क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी जेट, जो बाहर वेलोसिटी निकल रही है एग्जॉस्ट नोजल, ये आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, एरिया भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, आपका कंप्लीट फोकस कहाँ पे है? कंप्लीट फोकस आपका ये है कि यहाँ से जो एयर बाहर निकलने वाली है, एक तो उसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, तभी मेरे को थ्रस्ट बहुत ज्यादा मिलेगी। दूसरा, उस वेलोसिटी को बढ़ाने का एक हमारे पास तरकीब है। क्या तरकीब है? कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, यहाँ से निकलने वाला धुआं और ज्यादा तेजी से बाहर निकलेगा। ठीक है, हाँ जी, अब डाउट पूछ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। जिसको डाउट है पूछो। सर ये दूसरा जो नोजल है वही आफ्टर बर्नर? बेटा ये जो है इसको नोजल बोला जाता है, और आफ्टर बर्नर, और यहाँ ये आफ्टर बर्नर है, ये चीज आफ्टर बर्नर है, ये है नोजल। अब होता क्या ना बेटा, जब आपका जेट इंजन हवा में उड़ रहा होता है, अगर दुश्मन की मिसाइल छोड़ दी गई है, तो मिसाइल के आगे ना एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। मिसाइल तब तक नहीं छोड़ेगी उस दुश्मन के एयरक्राफ्ट को जब तक वो उसके साथ स्ट्राइक नहीं कर जाती। तो इसीलिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो जेट इंजन है, जेट इंजन में यहाँ पे जो एग्जॉस्ट निकल रहा है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड का निकले। उस चक्कर में हम क्या करते हैं, जेट इंजन जो फाइटर प्लेन्स का है, उसका ये वाला हिस्सा हम ऐसा बनाते हैं कि हमारे हाथ में हो कि जो A2 है, ये वाला एरिया A2 है, ये वाला एरिया A1 है। आप इस वाले एरिया को जितना कम करते चले जाओगे, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो आपके पास अब दो मेथड हो गए वेलोसिटी को बढ़ाने के, यहाँ पे वेलोसिटी को बढ़ाने के दो मेथड हो गए। एक, टेम्परेचर बढ़ाओगे बहुत ज्यादा तो भी आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और दूसरी, एरिया कम करोगे फिर भी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपको मैं एक स्टेप और आगे लेके जा रहा हूँ। चलो सबसे पहले तो आप मेरे से डाउट पूछो, जिसको डाउट है। बस ये हेलो सर। आज की क्लास में ही आपको ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें। हाँ हेलो सर। बोलो बेटा। हाँ सर, इसमें नोजल कन्वर्जन नोजल यूज किया है ना? कन्वर्जेंट, ये वाली नोजल बोल रहे हो? ये वाली? हाँ यस। हाँ जी बेटा।
और कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल किधर यूज होता है? कौन से ये diagram? जहाँ पे बेटा, यहाँ पे मैंने अभी एनिमेशन में दिखाया आपको कि ये वाला एरिया कम भी हो जा रहा है और ये वाला एरिया बढ़ भी जा रहा है, यस और नो? हाँ हाँ यस। हाँ। तो यहाँ पे देखो, अब आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ। देखो, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट वालों के लिए करवाते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक जो हमारा एरिया होता है ना, DA बाय A इज इक्वल टू होता है DV बाय V M स्क्वायर माइनस 1। एक ना फॉर्मूला होता है, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कुछ, ठीक है बेटा? जब भी आप मैक नंबर की बात करते हो ना, मैक नंबर का मतलब होता है, फ्लूइड डायनामिक्स में आप पढ़ोगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे सामने एक बंदा बैठा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहा है। सुन क्यों रहा है? क्योंकि उसके कानों तक आवाज जा रही है। अब मेरे मुंह से जो आवाज निकली और उसके कानों तक पहुंची, उसको बोला जाता है स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर बेटा? बट जब हम जेट इंजन की बात करते हैं तो जेट इंजन इतना ज्यादा फास्ट उड़ता है कि हमें इसका रेफरेंस लेना पड़ता है अपने बोलने की आवाज से, स्पीड ऑफ साउंड से। तो जब भी आप अपने बोलते हो ना मैक नंबर इज इक्वल टू 1, मतलब जो आपकी मैक नंबर है वो होता है वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर मैक नंबर 1 है, मतलब आपके एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के साथ मैच कर गई। अब मैंने आपको बोला नहीं बेटा, मेरे को मैक नंबर ग्रेटर देन 1 का एयरक्राफ्ट चाहिए। तो बेटा यहाँ पे देखो, मैक नंबर ग्रेटर देन 1 का एयरक्राफ्ट चाहते हो तो क्या क्या लेना पड़ेगा? मेरे यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं कन्वर्जेंट नोजल रखता हूँ, ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है ये, ध्यान से सुनो। अगर मैं ऐसा एरिया रखता हूँ तो मेरे को ये बताओ, ये एरिया कम हुआ या ज्यादा हुआ है? चेंज इन एरिया कम हुआ या ज्यादा हुआ है? कम होगा सर। कम हुआ है, ठीक है। तो DA बाय A, यहाँ पे अगर माइनस साइन में लगा दूं, यहाँ पे DV बाय V M स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा, या तो और ज्यादा सिंपल तरीके से समझो, इस वाले फॉर्मूले को देख लिया आपने। मैं आपको बोलूं बेटा आपके पास ना मैक नंबर लेस देन 1 है, तो मेरे को बताओ अभी मैक नंबर मेरा लेस देन 1 है। इस बात को ना सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, जस्ट अ मिनट, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना, आपका एक डाउट क्लियर होने वाला है अभी। देखो बेटा, मैंने ये फॉर्मूला लिखा DA बाय A, ये आया कहां से वो छोड़ो, ये एक फॉर्मूला है। मैं बोलूं बेटा आपका ना मैक नंबर लेस देन 1 है, मेरे को ये बताओ अगर लेस देन 1 है मैक नंबर, तो मेरे को कन्वर्जेंट नोजल यूज करनी पड़ेगी या डाइवर्जेंट नोजल यूज करनी पड़ेगी? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर डाइवर्जेंट। अगर आपका मैक नंबर लेस देन 1 है तो ये टर्म क्या आएगी? नेगेटिव। अगर ये टर्म नेगेटिव आई तो DA बाय A इज इक्वल टू माइनस DV बाय V होगा, यस और नो? इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या है, अगर आपने एरिया चेंज किया नेगेटिवली तो क्या होगा? मतलब ऐसा, एरिया आपने नेगेटिव इंक्रीज किया तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो मैक नंबर लेस देन 1 हो तो अगर आपको वेलोसिटी बढ़ानी हो तो आप कन्वर्जेंट टाइप यूज करोगे, पहली बात तो ये। अब मैंने बोला नहीं बेटा मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है और मेरे को वेलोसिटी बढ़ानी है, तब बताओ क्या करोगे? तब आप बोलोगे सर ये वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव आएगी, और अगर ये वाली टर्म पॉजिटिव आई तो DA बाय A इज इक्वल टू हो जाएगा DV बाय V के। मतलब चेंज इन एरिया अगर पॉजिटिव है तो चेंज इन वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। मतलब अगर आपका ग्रेटर देन 1 है मैक नंबर, तब आपको वेलोसिटी बढ़ानी है अगर, तो आपको ऐसा डाइवर्जेंट टाइप नोजल यूज करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करवाने के लिए आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अब बात क्या आई? अब बात ये आई कि सबसे पहले मैं कन्वर्जेंट यूज कर लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एयर मेरी बाहर निकलने वाली है, यहाँ से जो एयर बाहर निकलने वाली है उसमें इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है कि वो स्पीड ऑफ साउंड से इंक्रीज कर जाए। तो मैं सबसे पहले डाइवर्जेंट टाइप एक नोजल यूज करूंगा। ये डाइवर्जेंट टाइप नोजल इस वाले पॉइंट पे बहुत ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज करवा देगी। उसके बाद और ज्यादा इंक्रीज करवाने के लिए मैं इसके आगे डाइवर्जन लगा दूंगा,
और इस पॉइंट को बोला जाता है चोकिंग, जहां पे मैक नंबर इज इक्वल टू 1 क्रिएट होता है। यहाँ पे मैक नंबर 0.8 0.7 होगा, यहाँ पे मैक नंबर 1 क्रिएट हो जाता है, और जब यहाँ से वेलोसिटी बाहर निकलती है उसका मैक नंबर ग्रेटर देन 5 होता है। सर डाइवर्जेंट वेलोसिटी घटाता है ना? हाँ, ये आपका जो डाउट था वो मैंने इस फॉर्मूले से क्लियर कर दिया। अब आप डायरेक्टली कभी मत बोलना कि अगर डाइवर्जेंट रखा है, ठीक है, तो वेलोसिटी कम होगी। ये आप बिल्कुल सही बोलते हो, कम होगी, बट कब? जब मैक नंबर लेस देन 1 हो तभी। अब आपसे आगे से कोई इंटरव्यूअर या एग्जामिनर कोई क्वेश्चन करता है तो वो जरूर बोलेगा कि अगर आपको वेलोसिटी बढ़ानी है, अगर आपको वेलोसिटी बढ़ानी है तो बताओ बेटा कन्वर्जेंट यूज करोगे या डाइवर्जेंट यूज करोगे? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर पहले तो बताओ मैक नंबर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो आप क्या बोलोगे? सर अगर तो लेस देन 1 है तब तो इससे वेलोसिटी बढ़ेगी, बट अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इससे वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, वो हमने फॉर्मूले से देखा। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लो, लिखना है तो m² - 1। ठीक है बेटा, अगर ये dA का मतलब होता है चेंज इन एरिया और dV का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों चीजें। फार्मूला वाला रिलेशन फिर बता दीजिए। हाँ जी, फार्मूला वाला रिलेशन से फिर बता दीजिए। ओके अभी बताता हूँ। देखो मैक नंबर से हमारे पास जो फॉर्मूला है ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है देखने के लिए कि हमारी वेलोसिटी बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। देखो बेटा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 4 रिसर्च करते हैं। ठीक है, नंबर 1 रिसर्च, अगर मेरी मैक नंबर एग्जॉस्ट का, यहाँ का जो मैक नंबर होता है वो लेस देन 1 है और आपसे बोला गया कि वेलोसिटी बढ़ाओ, तो क्या करोगे? आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। बताइए मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर होता है वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, शायद इसकी वैल्यू होती है 320 के करीब। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड से वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट को जब कंपेयर करोगे तो मैक नंबर निकल के सामने आता है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला मैक नंबर लेस देन 1 है और स्पीड बढ़ानी है, तो क्या करोगे? आप लिखोगे dA/A इज इक्वल लेस टू देन का मतलब है सर उसकी वेलोसिटी कम है ना एयरक्राफ्ट की? एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी कम है स्पीड ऑफ साउंड से, से तो ये वाली टर्म नेगेटिव आएगी अगर लेस देन 1 है तो। ठीक है, और ये नेगेटिव आई मतलब जब आप एरिया पॉजिटिवली चेंज कर रहे हो तो वेलोसिटी नेगेटिवली चेंज हो रही है। मतलब अगर आप पॉजिटिव एरिया चेंज कर रहे हो, मतलब ये छोटा था ये बड़ा हो गया तो पॉजिटिव एरिया चेंज हुआ। अगर एरिया पॉजिटिवली चेंज कर रहे हो तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि माइनस लिखा है। तो यहाँ से मैक नंबर लेस देन 1 की जब एयर डालोगे यहाँ पे मैक नंबर और ज्यादा कम मिलेगा। यहाँ पे अगर मैक नंबर 0.8 था, यहाँ पे मैक नंबर 0.5 मिलेगा, कम मिलेगा। बट बेटा अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो dA/A इज इक्वल टू dV/V, यहाँ पे m² - 1 में जब m ग्रेटर देन 1 रखोगे तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी, ये टर्म पॉजिटिव आई तो dA/A इज इक्वल टू dV/V। मतलब अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है आपके पास और उसकी वेलोसिटी और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको एरिया भी पॉजिटिवली चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप वेलोसिटी पॉजिटिवली चेंज कर रहे हो। तो मैक नंबर ग्रेटर देन 1 के लिए अगर वेलोसिटी बढ़ानी है तो आपको दोबारा से ये वाला एरिया यूज करना पड़ेगा डिफ्यूजर का। ठीक है, अगर आपने उल्टा यूज कर लिया डाइवर्जेंट टाइप ऐसा तो क्या हुआ? डाइवर्जेंट टाइप यूज करते ही यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा और नेगेटिव लगते ही सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस वाले फॉर्मूले को ध्यान में रख के यूज करना है कि आप कन्वर्जेंट यूज करने वाले हो या डाइवर्जेंट यूज करने वाले हो। एक बार डिफ्यूजर वाला कैसे सर? डिफ्यूजर वाला, हाँ सर डिफ्यूजर सब पता है, आप सेकंड वाला नहीं, उसमें जब आप अपने हाथ से कैलकुलेशन करना है, एक बार फॉर्मूला लिख के ना अपने हाथ से एक बार करके देखना तो समझ में आ जाएगा। जो डिफ्यूजर वाला बताया कि मैक नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी ना, तो dA/A इज इक्वल टू dV/V आएगा। मतलब पॉजिटिव चेंज किया तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगी।
पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज करना। और अगर आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हो तो एरिया कम कर रहे हो तो वेलोसिटी भी कम हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले कन्वर्जन लगाते हैं, इससे यहां से यहां तक मैक नंबर 1 पहुंचा देते हैं, फिर डाइवर्जन लगा देते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे अगर 0.5 है तो यहाँ पे मैक नंबर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे मैक नंबर 8 तक पहुंच सकता है। अभी तक फाइनली मैक नंबर 5 तक का एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, तो मैक नंबर 5 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है Yes, sir. जो बच्चे बहुत टाइम ले लेते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आपने बहुत टाइम लिया, आपने बहुत जल्दी सीखा है। मेरी एक बात और सुन लो, एक बार मैं इसको जेट इंजन को दोबारा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार सुन लो, 5 मिनट का काम है। सबसे पहले एयर टर्बो फैन ने खींच ली, जैसे हमारी रसोई घर में लगा होता है फैन, वो धुआं बाहर फेंकता है। ऊपर डिफ्यूजर दिखाया हुआ है, वो किस लिए? वो मैंने आपको बताया, हल्की सी वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पे बीच में कोर है और आसपास बाईपास हो रहा है। एयर टर्बो फैन से अंदर की तरफ खींची गई, सबसे पहले कंप्रेसर। हाँ, यहाँ पे एक और बात रह गई, देखो बेटा, यहाँ पे कंप्रेसर कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, अगर कंप्रेसर, ये वाला कंप्रेसर कंप्रेस कर रहा था एयर को, तो ये वाला कंप्रेसर क्यों लगाया? तो बेटा मैं बता दूं, एयरक्राफ्ट को 500 बंदे ले जाने हैं, 1000 बंदा लेके जाना है, खुद का वेट कितना वेट होता होगा? बहुत ज्यादा कंप्रेशन चाहिए, बहुत ज्यादा कंप्रेशन चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज की कंप्रेशन और सेकंड स्टेज की कंप्रेसर, ठीक है। ये सेकंड स्टेज कंप्रेसर का है, ये फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर का है। सबसे पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एयर कंप्रेस होगी, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एयर कंप्रेस होगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ का एरिया इतना बड़ा, यहाँ का एरिया छोटा, तो बेटा ये एक डिजाइनिंग फैक्टर है। इस डिजाइनिंग फैक्टर से प्रेशर और ज्यादा राइज करता है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कंबसन चैम्बर से पहले पहले जितना प्रेशर बढ़ाया जा सके बढ़ाना। अब बेटा दोनों कंप्रेसर क्या करेंगे, एयर जैसे आएगी रोटर ब्लेड घूमेंगे, रोटर ब्लेड से एयर स्विगलिंग करना स्टार्ट करेगी और वो स्टेटर ब्लेड पे टकराएगी, जिससे प्रेशर बढ़ेगा। ये काम फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्रेसर में भी होता है, सेकंड स्टेज ऑफ कंप्रेसर में भी होता है। तो कंप्रेसर की स्टेजेस होती हैं जिसमें रोटर घूमेगा और स्टेटर उसे प्रेशर इंक्रीज करवाएगा, रोटर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, स्टेटर दोबारा से उसका प्रेशर इंक्रीज करवाएगा। और बस ये स्विगलिंग जो हो रही है इसकी वजह से आपका प्रेशर राइज करेगा दोनों स्टेजेस में। अब बेटा जैसे ही आपने प्रेशर बहुत ज्यादा राइज कर दिया, अब आपको पता है उस हाई प्रेशर को अगर मैं थोड़ा सा फ्यूल दूं तो वो कंबस कर जाएगी। तो आप थोड़ा सा फ्यूल दोगे और इग्नाइटर प्लग से इग्नाइट करोगे तो उसको जलाओगे। जलाने से हुआ क्या? जलाने से उसका टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज कर गया। प्लस बेटा आपने इंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, सीपीडीटी, इसकी इंथैल्पी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी एक एनर्जी होती है मूविंग फ्लूइड की। और फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा? फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करेगा एयर के साथ और बर्न करवाएगा। अब हाई टेम्परेचर की एयर हाई प्रेशर के साथ जब टरबाइन के रोटर ब्लेड पे पड़ेगी तो टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देगा। और जब ये घूमना स्टार्ट करेगा तो अंदर से एक कोएक्सियल केबल लगी हुई है जो कंप्रेसर को भी घुमाएगी और टर्बो फैन को भी घुमाएगी। अब टरबाइन तो घूमना स्टार्ट कर गया, अब टरबाइन आपको देता है वर्क आउटपुट, और जैसे ही वर्क आउटपुट आपको देगा तो ये कंप्रेसर और टर्बोफैन इन दोनों को घुमाएगा। एग्जामिनर बोलेगा क्या टरबाइन से जो कोएक्सियल केबल आई है उससे टर्बोफैन घुमाते हैं? आप बोलोगे नहीं, उसको पहले हम रिडक्शन गियर में देते हैं, रिडक्शन गियर से टर्बोफैन घुमाया जाता है। एग्जामिनर पूछेगा डायरेक्टली क्यों नहीं घुमाते? तो आप बोलोगे कि सर अगर हमने डायरेक्टली घुमा दी तो टर्बोफैन ही इतना फास्ट घूमेगा कि टर्बोफैन स्टॉल कर जाएगा। स्टॉल का मतलब समझाता हूँ, STALL, स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, वो आप फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ोगे बाउंड्री लेयर होता क्या है, ठीक है। तो जैसे ही टरबाइन ने एयर को स्ट्राइक किया तो टरबाइन घूमना स्टार्ट किया, और टरबाइन ने घूमने के बाद
उन दोनों को ही एनर्जी दी, किसको? टर्बोफैन और कंप्रेसर को, और बाद में हमारा एग्जॉस्ट बाहर निकला। अब जो एग्जॉस्ट बाहर निकला है, बस इसी की वजह से हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो आगे की तरफ को धक्का लगेगा उसको, क्योंकि एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो बाहर हाई टेम्परेचर की फ्लेम निकल रही है, ये कभी कभी आपने फाइटर प्लेन में भी देखी होगी कि फ्लेम बाहर निकलती है ना। एक्चुअली मैं जब आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो देखना, एग्जॉस्ट गैस वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट द एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट में कितना हाई टेम्परेचर है उसके ऊपर वो वेलोसिटी काम करती है। अब हाई बाईपास और लो बाईपास का मतलब क्या है? अगर बहुत ज्यादा एयर को बाईपास कर दोगे, उसको जलाओगे नहीं, तो हाई बाईपास हो जाएगा, अदरवाइज लो बाईपास। और ये बाईपास करते क्यों है? आप बोलोगे सर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, दूसरा नॉइज रिडक्शन के लिए, क्योंकि नॉइज रिड्यूस हो जाती है इससे, इसके ऊपर काफी रिसर्च चल रही है। दूसरी बात, जो आप बाईपास एयर यूज करते हो वो आपके इंजन को कूल भी रखती है साथ में। तो देखो अब हॉट फ्लेम एकदम से एटमॉस्फेयर के साथ नहीं मिल रही, वो पहले किसके साथ मिल रही है? जो बाईपास एयर है, और बाईपास एयर एटमॉस्फेयर के साथ मिलेगी, इससे नॉइज रिडक्शन होगा। एक एयरक्राफ्ट बनाया गया था कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट, ठीक है, वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो बहुत ज्यादा नॉइज करता था, उसको सस्पेंड कर दिया उस कंपनी को ही, अब कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट नहीं उड़ते। ये है बेटा आफ्टर बर्नर। मैंने बोला पहले कि जो थ्रस्ट है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट द एग्जिट। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर आप एग्जिट पे बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, क्योंकि मैं डेरिवेशन में दिखाऊंगा कि वी जेट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट द एग्जॉस्ट। तो बेटा जब जेट इंजन फाइटर प्लेन को और ज्यादा स्पीड से उड़ना होता है तो वो आफ्टर बर्नर यूज करता है, और आफ्टर बर्नर में इतनी ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होती है जितना पूरे ऑपरेशन में नहीं होगा, यहाँ पे 1 सेकंड में हो जाएगा। तो बस उसको, और यहाँ पे एग्जॉस्ट नोजल है, ये आप कम भी कर सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो। आपको ज्यादा स्पीड से उड़ना है तो इसको कम कर दो, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि कभी कभी नोजल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट भी होती है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। जी बेटा, किसी को डाउट यहाँ तक? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई चीज? ब्लेड का एंगल कितना रहता है? नहीं बेटा वो नहीं, ये बहुत अंदर का क्वेश्चन पूछ लिया आपने। उसके लिए ये इसको छोड़ दो कि ब्लेड का एंगल, उसके लिए वो गेट या ईएस वाले प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल्स की, वो छोड़ दो। हेलो। हाँ जी बेटा। हाँ सर, बोल रहे थे कि जो आफ्टर बर्नर का जो ये नोजल रहता है वो फ्लेक्सिबल रहता है क्या? हाँ बेटा, वो पायलट के हाथ में है, उसको वो जितना टाइट करना चाहता है पीछे से कर सकता है, और जितना खोलना चाहता है खोल सकता है। आप जेट इंजन के एग्जॉस्ट यूट्यूब पे देखना कैसे कैसे होते हैं, तो वो आपको और समझ में आएगा कि कैसे एरिया को कम करके, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा था DA/A=DV/V वाला, उस फॉर्मूले का यूज करते हैं इस नोजल को कम ज्यादा करके, एरिया को कम ज्यादा करके। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे बन सकते हैं? या तो ये डाइवर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट ही होगा सर। क्या बोल रहे हो? तो ये तो कन्वर्जेंट ही होगा या तो फिर डाइवर्जेंट ही होगा। नहीं, मैंने अभी आपको प्रूफ नहीं किया कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कब यूज होता है। नहीं सर, ये जो इसमें लगा हुआ है पीछे फ्लेक्सिबल वाला, ये हाँ यहाँ पे दिखाया नहीं है मैंने, एक्चुअली कुछ कोई पिक्चर ढूंढने की कोशिश की बट मिली नहीं मेरे को, बट होता है। ठीक सर। बेटा जो भी मेरी क्लास में है अभी जितने भी स्टूडेंट, क्या सभी स्टूडेंट्स को माइंड में पिक्चर क्लैरिटी तो आ गई ना अच्छे से? बस यही मैं चीज चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं जब ब्रेटन साइकिल आपको पढ़ाऊंगा ना तो आप 1 मिनट में समझ जाओगे सब कुछ, क्योंकि अब आपको पता है कि आप पढ़ क्यों रहे हो। बुक्स में तो अभी आप ब्रेटन साइकिल सोल्व करना सीख रहे होंगे या कॉलेज में, बट अब जब मैं ब्रेटन साइकिल करवाऊंगा ना तो आपको चीजें पता होंगी कि आप कर क्यों रहे हो सब कुछ, जब मैं कैलकुलेशंस करवाऊंगा आपसे। सर इसकी नोट्स मिलेगी? इसके नोट्स नहीं, ये मेरे को अंडरस्टैंड करवाना था आपको, इसका कोई नोट्स नहीं है। वो मैं जब कल डेरिवेशन शुरू करवाऊंगा ना कुछ, तो उसमें आपको मैं कल बताऊंगा। जेट इंजन पूरा लिख लेते ना सर? हाँ जी, जेट इंजन पूरा लिख लेते ना इसके बारे में? हाँ आप अपनी लैंग्वेज में फिलहाल लिख लो, क्योंकि ये तो ये लगा के चलो कि आज जो मैंने क्लास दी इस ये एक्सपीरियंस बेस पे ही दी है,
ये आपको किसी बुक पे नहीं मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। ये अलग अलग बुक्स मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें से ये मेरा कंक्लूजन्स निकले हैं जो मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ, ठीक है। सर हमारे जीएस का क्या हो रहा है? हाँ, जीएस की वीडियोज रुक गई हैं इस हफ्ते के लिए, एक्चुअली मैम की ही तबीयत खराब चल रही है, तो अभी रुक गई है, मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। ओके सर। चलिए ठीक है बेटा, है ना। कल मैं मिलता हूँ आपसे। सर अगर हो तो जेट इंजन की भेज दीजिए। नोट्स, यस सर, जेट इंजन। चलो मैं आपको फिर अभी लगा लो 10 बजे तक आपको भेज देता हूँ सभी को, ठीक है। ओके सर, भूलिएगा नहीं। ओके ओके। सर।